हेलो स्टूडेंट्स, हम इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत के 6th एडिशन को स्टडी कर रहे थे और अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने 7th चैप्टर को स्टार्ट किया था जो कि है फंडामेंटल राइट्स। और स्टूडेंट्स, अपने इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। तो हम अपने पहले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जो कि है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। स्टूडेंट्स, जो ये अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है इसको हम आर्टिकल 17 के अंदर स्टडी करते हैं। तो चलिए देखते हैं आर्टिकल 17 क्या करता है। अबॉलिश करता है अनटचेबिलिटी को या फिर इसकी किसी भी प्रैक्टिस को क्या है आप किसी भी फॉर्म में क्या है नहीं कर सकते हैं, उस चीज़ को भी आर्टिकल 17 में फॉरबिड किया गया है, मना किया गया है। द इन्फोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ अनटचेबिलिटी शैल बी एन ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद लॉ। ये कहा गया है कि अनटचेबिलिटी से अगर आप अनटचेबिलिटी के द्वारा कोई भी किसी भी पर्सन को क्या है कोई डिसेबिलिटी कॉज करते हैं और फिर उसको इन्फोर्समेंट करते हैं उस डिसेबिलिटी का, तो इसके लिए क्या होगा, इस चीज़ को क्या माना जाएगा, एक पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा, एक दंडनीय अपराध माना जाएगा इन अकॉर्डेंस विद द लॉ के अकॉर्डिंग उस चीज़ को क्या है कोई भी अनटचेबिलिटी के द्वारा कोई भी डिसेबिलिटी को अराइज करना और उसका इन्फोर्समेंट करना क्या माना जाएगा, लॉ के द्वारा उसको ऑफेंस माना जाएगा, जिसको कि क्या है लॉ के द्वारा पनिश किया जाएगा, पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा। In 1976, the Untouchability Offence Act 1955 has been comprehensively amended. 1976 में जो Untouchability Offences Act of 1955 था उसको क्या किया गया, कॉम्प्रिहेंसिवली अमेंड किया गया, यानी उसमें काफ़ी चेंजेस किए गए और उसको एक नया नाम दिया गया जिसे कहा गया प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। क्या कहा गया, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। और इस एक्ट को बनाया गया जिससे कि क्या किया जा सके, टू इनलार्ज द स्कोप एंड मेक पीनल प्रोविजंस मोर स्ट्रिंजेंट। जो ये एक्ट हैं, जो ये अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट है 1955 का, उसके स्कोप को क्या किया जाए और इनलार्ज किया जा सके और क्या किया जा सके, जो कि ये अनटचेबिलिटी से रिलेटेड जो पीनल प्रोविजंस हैं उनको क्या किया जाए और ज़्यादा क्या बनाया जाए, उनको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जाए और ज़्यादा क्या बनाया जाए, कठोर बनाया जाए, ताकि कोई भी पर्सन क्या है अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस को फॉलो ना करे। ठीक है, अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस को हमेशा क्या करे, उसको अबॉलिश करे। और उसके लिए क्या थे, कठोर जो है दंड के प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए, जिसके लिए क्या किया गया, एक अमेंडमेंट किया गया और क्या बनाया गया, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 को बनाया गया। और जो ये प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 है, ये क्या करता है, जो सिविल राइट्स को डिफाइन करता है कि ये क्या है, एक ऐसे राइट हैं जो कि किसी भी पर्सन को क्या है दिए जाते हैं और वो क्या है उसकी किसी भी पर्सन को क्या है उसकी जो है अनटचेबिलिटी का जो है उसको इस चीज़ का राइट है कि वो क्या करना चाहिए, अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस का क्या होना चाहिए, अबॉलिशन होना चाहिए। इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 17 के अंतर्गत बताया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसमें हमने पढ़ा। The term untouchability has not been defined either in the Constitution in the Act। ये कहा गया है कि जो अनटचेबिलिटी का टर्म है उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, या फिर किसी भी एक्ट में क्या है डिफाइन नहीं किया गया है। उसकी जो परिभाषा है अनटचेबिलिटी की वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं दी गई है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन के किसी एक्ट में दी गई है। ठीक है, The Mysore High Court held that the subject matter of Article 17 is not untouchability in its literal or grammatical sense, but the practice as it had developed historically in the history। ये कहा गया है कि जो मैसूर हाई कोर्ट है वो अपने एक डिसीजन में इस बात को कहता है कि आर्टिकल 17 का जो सब्जेक्ट मैटर है, जो आर्टिकल 17 का जो विषय है, जिसमें कि आपने कहा है कि जो अनटचेबिलिटी है उसका केवल क्या है, उसका जो विषय है वो केवल उसका एक लिटरल या ग्रामेटिकल मीनिंग से उसका मतलब नहीं है। ये कहा गया है कि जो आर्टिकल 17 है उसमें केवल अनटचेबिलिटी का जो लिटरल या ग्रामेटिकल सेंस है सिर्फ वो उससे मतलब नहीं है, बल्कि ये क्या है, अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस तो ऐसी प्रैक्टिस है जो कि क्या है हमारी
इंडिया में जिसने क्या कर रखी है, एक हिस्टोरिकली ये धीरे धीरे डेवलप हुई है, ठीक है। पहले एंशियंट इंडिया में जो था वो अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस क्या थी, बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट थी। क्या होता था कि जो सो कॉल्ड हायर कास्ट के लोग होते थे वो लोअर कास्ट के संग बहुत ज़्यादा क्या करते थे, डिस्क्रिमिनेशन करते थे। जैसे कोई भी पब्लिक ऐसी चीज़ें जो कि पब्लिक के द्वारा यूज़ की जाती हैं, जैसे पब्लिक वाटर रिसोर्सेज थे, उनको भी इन लोअर कास्ट के लोगों को क्या करने की, उनको यूज़ करने की क्या थी, परमिशन नहीं दी गई थी, ठीक है। उस टाइम पे जो थे, जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स हुआ करते थे, जो हायर कास्ट के लोग हुआ करते थे, वो क्या करते थे कि बर्थ के बेसिस पर जो लोअर कास्ट में जो लोग थे उनको क्या करते थे, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, ठीक है। अगर वो किसी चीज़ को, यहाँ तक कि एंशियंट इंडिया में ऐसा होता था कि अगर जो लोअर कास्ट के लोग थे वो किसी चीज़ को टच भी कर लेते थे, तो हायर कास्ट के लोग क्या करते थे, उस चीज़ को फिर टच नहीं करते थे। उनके अकॉर्डिंग उनका मानना ये था हायर कास्ट के लोगों का कि इसको क्या है कि इस लोअर कास्ट के पर्सन ने टच कर लिया है तो ये क्या है, अपवित्र हो गई है या अशुद्ध हो गई है। लेकिन ये क्या था, एक खाली हाइपोथेटिकल था, ये इसकी क्या थी, कोई भी प्रामाणिकता नहीं थी। ये हायर कास्ट के लोग क्या है, अपने लिए खाली अपनी एक सर्वोच्चता बनाने के लिए ऐसा करते थे, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन इसीलिए क्या था कि ये एंशियंट इंडिया में बहुत ज़्यादा इस प्रैक्टिस का जो था, प्रेवलेंट थी ये प्रैक्टिस, तो इसीलिए क्या किया गया, लॉ के द्वारा इस चीज़ को स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट किया जाए। इस चीज़ के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 17 के अंडर ये अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी का प्रोविज़न आया, और इसी पर ये मैसूर हाई कोर्ट जो बताती है, ये इस चीज़ को बताती है कि जो ये आर्टिकल 17 है, ये क्या है, इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि आप इसको अगर डिफाइन करना चाहते हैं कि इसका एक लिटरल या ग्रामेटिकल सेंस निकल जाएगा, ठीक है, बल्कि ये क्या है, ये तो इंडिया में एक ऐसी प्रैक्टिस है जो कि वर्षों से चली आ रही है, और एक क्या है, इसका हिस्टोरिकली अपना एक अलग ग्राउंड है, ये हिस्टोरिकली डेवलप हुई है। ये चीज़ मैसूर हाई कोर्ट के द्वारा कही गई थी। मीन्स कि इसको समाप्त करने के लिए क्या है, इस कुप्रथा को, इस अनटचेबिलिटी की जो एक बहुत बुरी प्रैक्टिस है, इसको हटाने के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत थी उस टाइम पे। लेकिन अब क्या है, अब इस टाइम पे इंडिया में क्या है, ये प्रैक्टिस को इंडिया लॉ के द्वारा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, प्रोहिबिट किया जाता है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट किया जाता है, और इसके लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट प्रोविज़न है। अगर कोई भी ऐसा करता है, अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस को फॉलो करता है, तो उसके लिए क्या किया जाएगा, उसको कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, लॉ में जो डिफरेंट प्रोविज़न्स हैं उसके द्वारा उसको पनिश किया जाएगा, और उसे क्या है, उसे एक क्या है, स्ट्रिक्ट ऑफेंस माना जाएगा, ठीक है। It refers to the social disabilities imposed on certain classes of persons by reason of their birth in certain caste. स्टूडेंट्स, इसमें बताया गया है, इसमें उन्होंने ही बताया कि जो ये क्या है, जो ये सोशल डिसेबिलिटीज़ हैं, ये इस चीज़ को बताता है, जो ये अनटचेबिलिटी है, ये जो प्रैक्टिस है, वो कैसे आई, कि जो भी क्या थी, कि किसी भी पर्सन का अगर क्या है, कुछ सर्टेन जो कास्ट होती थी, जिन्हें कि लोअर कास्ट कहा जाता था, अगर वो कोई भी पर्सन क्या हो, लोअर कास्ट में जन्म लेता था उस टाइम पे, तो उसको उस बेसिस पर क्या किया जाता था, उसको उसके ऊपर क्या है, उसको सोशली बाइकआउट कर दिया जाता, मतलब उसको सोशली क्या किया जाता था, डिसेबल माना जाता था। उस चीज़ के लिए कई चीज़ों में क्या है, उसके संग डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, सिर्फ इस बेसिस पर कि उसका जन्म क्या हुआ है, कुछ सर्टेन कास्ट में हुआ है, जो जिन्हें कि क्या माना जाता है, जिन्हें लोअर कास्ट माना जाता था उस टाइम पे, ठीक है। It does not cover social boycott of a few individuals. ये जो आर्टिकल 17 है, जिसमें कि अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी को बताया गया है, ये क्या है, जो इंडिविजुअल्स हैं, जो कुछ लोग हैं, उनके सोशल बाइकॉट के प्रोविज़न को इसमें कवर नहीं किया गया है। या फिर देयर एक्सक्लूजन फ्रॉम रिलीजियस सर्विसेज, अगर किसी भी कुछ पर्सन है, उनको क्या किया जाता है, कुछ रिलीजियस सर्विसेज को परफॉर्म करने से एक्सक्लूड किया जाता है, या फिर कुछ पर्सन्स का क्या किया जाता है, बाइकआउट किया जाता है, सोशल बाइकआउट किया जाता है। तो ये प्रोविज़न कह रहा है, ये प्रोविज़न जो ये आर्टिकल 17 है, इसके अंदर क्या है, कवर नहीं किए गए हैं, ठीक है, इसके अंदर ये प्रोविज़न नहीं आएंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को बताया अपने एक जजमेंट में कि जो ये द राइट अंडर आर्टिकल 17 इज़ अवेलेबल अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स, ये कहा गया है कि जो ये आर्टिकल 17 है जिसमें क्या है अनटचेबिलिटी का अबॉलिशन करने के लिए कहा गया है, वो क्या है, अगर कोई भी पर्सन क्या है, पर्टिकुलर पर्सन, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन, कोई भी प्राइवेट पर्सन क्या है, अगर क्या करता है किसी भी लोअर कास्ट के पर्सन के संग क्या कर सकता है, अगर इस अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस को क्या करता है, फॉलो करता है, तो क्या होगा, वो प्राइवेट इंडिविजुअल को क्या किया जाएगा, उसको स्ट्रिक्ट प्रोविजंस के तहत, लॉ के जो स्ट्रिक्ट प्रोविज़न है उसके थ्रू उसको पनिश किया जाएगा। ठीक है, ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को कहा कि आर्टिकल 17 जो है वो क्या करता है, वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के खिलाफ भी उनके अगेंस्ट भी प्रोविजंस को किसी भी पर्सन के लिए प्रोवाइड कराता है। अगर कोई पर्सन क्या है, इंडिविजुअली क्या है, किसी भी लोअर कास्ट के पर्सन को परेशान करता है या फिर अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस को फॉलो करता है, मीन्स कि क्या है, जैसे यही है कि मान लीजिए क्या है कि उसको पब्लिक रिसोर्सेज से पानी नहीं लेने देता है, ये सब चीज़ें उसके संग छुआछूत की प्रैक्टिस का क्या है, उसको प्रैक्टिस को प्रेवलेंट करता है, तो उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को ही क्या कर दिया जाएगा, पर्टिकुलर इंडिविजुअल को ही लॉ के द्वारा उसको स्ट्रिक्ट ऑफेंस करार दिया जाएगा और उसको पनिश किया जाएगा। ये इसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रोविज़न दिए गए हैं। It is the constitutional obligation of the state to take necessary action to ensure that this right is not violated. ये कहा गया है कि किसी भी स्टेट के ऊपर स्टेट को क्या दी गई है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन दी गई है, किसी भी स्टेट को एक संवैधानिक उत्तरदायित्व दिया गया है, इस चीज़ का संवैधानिक जिम्मेदारी दी गई है कि वो क्या करेगी, वो इस चीज़ का ध्यान रखेगी कि किसी भी पर्सन का जो आर्टिकल 17 के अंतर्गत जो उसको राइट दिया गया है वो क्या हो, किसी भी कंडीशन में क्या हो, वो हमेशा बना रहे और वो क्या हो, वॉयलेट ना हो। इस संबंध में जो स्टेट है वो क्या लेगी, नेसेसरी एक्शंस को, नेसेसरी स्टेप्स को लेगी, ठीक है, या नेसेसरी एक्शंस को करेगी, ये कहा गया है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ये हमने पढ़ लिया स्टूडेंट्स कि आर्टिकल 17 जिसमें कि क्या कहा गया है कि जो अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस है उसके किसी भी फॉर्म में क्या है, इसको क्या माना जाएगा, प्रोहिबिट किया जाएगा और उसकी किसी भी प्रैक्टिस को किसी भी फॉर्म में फॉरबिट किया जाएगा। फिर हमने पढ़ा कि इसमें 1976 में एक एक्ट आया था, द अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955, जिसको कि 1976 में क्या कर दिया गया, रीनेम कर दिया गया एज ए प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, जिसमें कि इस लॉ के स्कोप को, इस एक्ट को और टफ कर दिया गया और स्ट्रिक्ट प्रोविजंस कर दिए गए, ठीक है, ताकि क्या किया जा सके, अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस को प्रोहिबिट किया जा सके, ठीक है। और उसके बाद हमने ये पढ़ा कि क्या है, ये जो मैसूर हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया कि ये जो प्रैक्टिस है अनटचेबिलिटी, ये कोई लिटरल और ग्रामेटिकल सेंस में इसका मीन्स पता चल जाए, इससे इसका क्या है, इससे ही इसका अर्थ व्यक्त नहीं होता है, बल्कि ये कैसी प्रैक्टिस है, ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो कि इंडिया में क्या हुई है, हिस्टोरिकली डेवलप हुई है, ठीक है, इसका क्या है, एंशियंट इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट थी ये इस चीज़ को इन्होंने एक तरीके से उस चीज़ को बताया है। उसके बाद ये हमने ये पढ़ा कि जो अनटचेबिलिटी है उस वर्ड को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया है। स्टूडेंट्स, एग्जाम में आपका 1 मार्कर में ये क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए अनटचेबिलिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में डिफाइन की गई है, तो क्या होगा उसका आंसर, नन ऑफ दीज। क्यों? क्योंकि हमारा जो ये अनटचेबिलिटी टर्म है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी मेंशन नहीं है, ना ही पार्लियामेंट के किसी एक्ट में उसको डिफाइन किया गया है, ठीक है। डेफिनेशन अगर पूछा जाए कि बताइए कि अनटचेबिलिटी की डेफिनेशन कहाँ पर बताई गई है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में बताई गई है या फिर कौन से एक्ट में बताई गई है, तो इसका क्या होगा, उसको कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया है अनटचेबिलिटी को। चलिए अपना दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। स्टूडेंट्स, जो ये अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स है ये हम अंडर आर्टिकल 18 में स्टडी करते हैं, ठीक है। और
अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स के लिए, यानी टाइटल्स को हटाने के लिए कुछ सर्टेन टाइटल्स हैं, उनके लिए क्या हैं, डिफरेंट प्रोविजंस जो हैं वो बनाए गए हैं, जिसमें से कि 4 प्रोविजंस क्या हैं, आर्टिकल 18 में दिए गए हैं। जिसमें से पहला प्रोविज़न है कि क्या है कि इट प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम कन्फरिंग एनी टाइटल एक्सेप्ट ए मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन ऑन एनी बॉडी वेदर ए सिटीजन और ए फॉरेनर। ये कहा गया है कि ये क्या करती है, आर्टिकल 18 इस चीज़ को प्रोहिबिट करता है कि क्या है, स्टेट में जो कोई भी पर्सन हो, ठीक है, कोई भी सिटीज़न हो या फिर क्या हो, कोई भी फॉरेनर हो। ये रूल किस पर अप्लाई है, इंडिया के सिटीजन्स पर भी और साथ ही साथ क्या है, जो फॉरेनर हैं उन पर भी। ये कहा गया है कि वो क्या करता है कि स्टेट इस चीज़ को प्रोहिबिट करता है कि कोई भी पर्सन, कोई भी इंडिया का सिटीज़न या फॉरेनर क्या है, वो किसी भी मिलिट्री टाइटल या फिर एकेडमिक टाइटल के अलावा किसी भी और प्रकार का कोई भी टाइटल क्या है, वो अपने संग यूज़ नहीं कर सकता है। ठीक है, किसी भी टाइटल को वो नहीं यूज़ कर सकता है, किसी भी टाइटल को वो नहीं लगा सकता है। लेकिन कहा गया कि मिलिट्री टाइटल मीन्स कोलोनल, जैसे कि मैंने आपको बताया था अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी कि जो कोलोनल है, जैसे कि हम जनरली कर्नल कहते हैं, ठीक है, इंडियन मिलिट्री में, या फिर उसके समकक्ष, उसके जो इक्विवेलेंट जो भी पोस्ट होती हैं, ठीक है, जैसे कि इंडियन एयर फोर्स हो गई, इंडियन नेवी में उसके इक्विवेलेंट जो भी पोस्ट हों, जनरल है, ये सब चीज़ें, ठीक है, ये किस में आ गई, मिलिट्री पोस्ट में, मिलिट्री टाइटल में। तो मिलिट्री टाइटल जो हैं उनको क्या है, एक्सक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है, इनको अबॉलिशन करने को नहीं कहा गया। और साथ ही दूसरा कहा गया है एकेडमिक डिस्टिंक्शन, जैसे कि मैंने आपको ये भी अपनी प्रीवियस लेक्चर्स में बता दिया था कि जैसे कोई भी लॉयर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, तो वो आपके अपने नाम के आगे क्या है, इनको एज ए प्रीफिक्स यूज़ करते हैं, एज ए टाइटल यूज़ करते हैं। तो ये क्या है, एकेडमिक डिस्टिंक्शंस हैं, इनको क्या है, इनका वायलेशन आर्टिकल 18 में नहीं दिया गया है। लेकिन किसी भी मिलिट्री टाइटल और एकेडमिक टाइटल के अलावा कोई भी पर्सन, कोई भी सिटीज़न या फिर कोई भी फॉरेनर जो है, स्टेट के अंदर किसी भी अदर टाइटल को क्या है, कन्फर करने के लिए क्या होगा, उसको लगाने के लिए क्या होगा, प्रोहिबिट होगा। ठीक है, ये कहा गया है पहले पॉइंट में। आर्टिकल 18 का दूसरा प्रोविज़न देखते हैं। इट प्रोहिबिट्स ए सिटीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। ये कहा गया है कि जो ये आर्टिकल 18 है, ये क्या करता है, किसी भी इंडिया के सिटीज़न को क्या करता है, किसी भी फॉरेन स्टेट से कोई भी टाइटल एक्सेप्ट करने को क्या करता है, प्रोहिबिट करता है। ठीक है, ये आर्टिकल 18 इस चीज़ के लिए प्रोहिबिशन करता है कि कोई भी इंडिया का सिटीज़न क्या है, किसी भी फॉरेन स्टेट से कोई भी टाइटल क्या है, एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट, इसमें जो आर्टिकल 18 का जो थर्ड प्रोविज़न है वो है ए फॉरेनर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट। ये कहा गया है कि एक कोई भी फॉरेनर हो, ठीक है, एक फॉरेनर है जो कि क्या है, स्टेट के अंदर किसी भी ऑफिस में कार्यरत है, किसी भी ऑफिस में वर्किंग है और स्टेट के विश्वास पर वो कार्य करता है, ठीक है, ट्रस्ट अंडर द स्टेट, स्टेट के विश्वास पर वो काम कर रहा है, तो उस चीज़ को वो भी क्या नहीं कर सकता है, कैन नॉट एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। है तो वो फॉरेनर, लेकिन तब भी वो क्या है, विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट क्या है, वो किसी भी फॉरेन स्टेट से किसी भी प्रकार का कोई भी टाइटल क्या है, एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। ये बताया गया है थर्ड प्रोविज़न में। नेक्स्ट प्रोविज़न देखते हैं। नो सिटीजन और फॉरेनर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट इज टू एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट emolument or office from or under any foreign state without the consent of the president। यहाँ पे भी स्टूडेंट्स ये बताया गया है कि कोई भी सिटीजन इंडिया का, ठीक है, या फिर कोई भी फॉरेनर जो कि क्या हो, स्टेट के अंदर किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में वर्किंग हो या फिर स्टेट के ट्रस्ट में काम कर रहा हो, यानी स्टेट के विश्वास में काम कर रहा हो, तो वो क्या नहीं कर सकता है, बिना प्रेसिडेंट के, विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट,
क्या है वो क्या नहीं कर सकता है, किसी भी फॉरेन स्टेट से किसी भी प्रकार का कोई गिफ्ट यानी प्रेजेंट इमोल्यूमेंट्स कोई भी भेंट नहीं ले सकता है, ठीक है, बिना प्रेसिडेंट के कंसेंट के, ये कहा गया है, चाहे फिर वो इंडियन सिटीजन हो या फिर वो फॉरेनर हो और वो क्या कर रहा हो, स्टेट के अंदर किसी भी ऑफिस में क्या हो, वर्किंग हो या फिर स्टेट के विश्वास पर वो कार्य करता हो, तो उसको इस चीज़ की परमिशन नहीं है, ठीक है, जब तक कि वो क्या है प्रेसिडेंट का कंसेंट ना ले, उसके लिए क्या है, उसको प्रेसिडेंट का कंसेंट लेना पड़ेगा, प्रेसिडेंट का सुझाव लेना पड़ेगा, प्रेसिडेंट से अनुमति लेनी पड़ेगी, तभी वो क्या कर सकता है, किसी भी फॉरेन स्टेट के द्वारा जो उसको दिया जा रहा है, फॉरेन ऑफिस के द्वारा कोई भी प्रेजेंट दिया जा रहा है, कोई भी गिफ्ट दिया जा रहा है, कोई भी भेंट यानी इमोल्यूमेंट दी जा रही है, तो वो क्या है, उसको तभी एक्सेप्ट करेगा जबकि वो क्या हो, उसने उस चीज़ के लिए पहले प्रेसिडेंट से कंसेंट ली हो। तो ये आर्टिकल 14 के इसमें चारों प्रोविजंस हमने पढ़ लिए। आर्टिकल 18 क्या बताता है, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, जिसमें कि किन दो टाइटल्स को छोड़ा गया है, मिलिट्री टाइटल्स और एकेडमिक टाइटल्स को यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है द हेरिडिटरी टाइटल्स ऑफ नोबिलिटी, ठीक है, जो कि क्या है, नोबिलिटी के जो हेरिडिटरी टाइटल्स हैं, जैसे कि महाराजा, राज बहादुर, राय बहादुर, राय साहब, दीवान बहादुर, ये सब जो कि क्या थे, विच वर कन्फर्ड बाय कॉलोनियल स्टेट, जो कि जब क्या था, हमारा देश क्या था, ब्रिटिशर्स के अधीन था, कॉलोनियल स्टेट था, ठीक है, जो ब्रिटिश के अधीन एक कॉलोनी था, ठीक है, उनकी एक कॉलोनी था ब्रिटिशर्स की, तो उस टाइम पे ये कुछ क्या थे, जो नोबल्स थे उनको क्या है, हेरिडिटरी वंश के आधार पर वंशानुगत टाइटल्स दिए गए थे, जिन्हें कहा जाता था महाराजा। जो रिच पीपल होते थे समाज के, सोसाइटी के जो बड़े लोग हुआ करते थे, लैंड ओनर्स हुआ करते थे, उनको क्या किया जाता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे ये टाइटल्स प्रोवाइड कराए जाते थे, महाराजा, राज बहादुर, राय बहादुर, राय साहब, दीवान बहादुर, ठीक है, तो ये, और इनको क्या किया गया, ऐसे टाइटल्स को, ऐसे हेरिडिटरी टाइटल्स को क्या कर दिया गया, आर्टिकल 18 के प्रोविजंस के द्वारा बैन कर दिया गया, उनको क्या कर दिया गया, इन टाइटल्स पर रोक लगा दी गई। क्या करते हैं, क्यों कर किया गया ऐसा, बिकॉज एज दीज आर अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल स्टेटस ऑफ ऑल, क्योंकि ये क्या है, सभी के इक्वल स्टेटस के क्या हैं, प्रिंसिपल के अगेंस्ट हैं, सभी को क्या मिल रहा है, इसमें इक्वल स्टेटस नहीं मिल रहा है, क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि उनकी जो रिचनेस के अकॉर्डिंग, उनकी जो प्रॉस्पेरिटी के बेसिस पर क्या कर रहे हैं, हम समाज या सोसाइटी के कुछ लोगों को नॉर्मल लोगों से क्या कर रहे हैं, डिस्टिंक्ट कर दे रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर दे रहे हैं, और उनको क्या है, फिर जैसे कोई भी महाराजा है तो फिर उसका जो बेटा होगा उसको महाराजा का टाइटल दिया जाएगा, फिर उसका जो बेटा है उसको महाराजा का टाइटल दिया जाएगा, ऐसे ही राज बहादुर, ये सब क्या है, वंश के आधार पर कुछ पर्टिकुलर पर्सन जो है, रिच पर्सन जो हैं, जो नोबल्स हैं, उनको क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या किया जा रहा था, ब्रिटिश टाइम में तब से ये टाइटल्स चले आ रहे थे, ठीक है, कि उन रिच पर्सन्स को ऐसे हेरिडिटरी बेसिस पर ये टाइटल्स प्रोवाइड कराए जाते थे। तो आर्टिकल 18 में ये प्रोविज़न किए गए कि क्या किया जाएगा, इन हेरिडिटरी टाइटल्स को, इन वंशानुगत टाइटल्स को क्या कर दिया जाएगा, बैन कर दिया जाएगा, क्योंकि ये क्या है, इक्वल स्टेटस ऑफ ऑल का जो प्रिंसिपल है कि सभी के लिए इक्वल स्टेटस हो, उस चीज़ के प्रिंसिपल के क्या हैं, अगेंस्ट हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, नॉर्मल पर्सन से क्या है, इनको क्या है, स्पेशल प्रिविलेजेस दी जा रही है, इनको क्या है, एक स्पेशल डेजिग्नेशन प्रोवाइड करा के नॉर्मल लोगों से डिस्टिंग्विश कर दिया जा रहा है, इनको क्या कर दिया जा रहा है, अलग डिफ्रेंशिएट कर दिया जा रहा है, तो इसीलिए इस प्रोविज़न को बैन कर दिया गया, और इन सारे हेरिडिटरी बेसिस पर जो भी नोबिलिटी के टाइटल्स दिए जा रहे थे, इनको क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया। Next point, in 1996, the Supreme Court upheld the constitutional validity of the national awards Bharat Ratna, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। ये कहा गया कि जो 1996 में बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था 1996 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, अपनी रूलिंग देता है, उसमें सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट देता है।